Hello guys and welcome back to my channel. So today we will be starting with the day 21 of our 90 days revision. And आज इस रिविजन में हम लोग करेंगे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। फाइन। सो इफ यू वांट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन योर फिजिक्स क्लास 12 बोर्ड एग्जाम और आपने अगर इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। तो सबको पता है कि कैसे करना है हमें। व्हाट इज द पैटर्न? यू हैव टू ट्राई द क्वेश्चन योरसेल्फ, पॉज द वीडियो, ट्राई इट योरसेल्फ, अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद यू कैन लुक फॉर द सॉल्यूशन। फाइन। अगर आप बिना ट्राई करे सॉल्यूशन की तरफ भागोगे तो आपको किसी भी एक अनसीन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अप्रोच जो है वो आप कभी नहीं सीख सकते हो। ठीक है। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन को अप्रोच करना आना चाहिए ताकि अगर कोई अनसीन प्रॉब्लम आपके बोर्ड्स में आ रही है तो आप उसको भी कर पाओ। ठीक है। तो हम लोग हमेशा मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे नहीं करते कि एक चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 3 मार्क्स का, इट इज फ्रॉम द टॉपिक मैग्नेटिज्म। इसके अंदर आपको क्वेश्चन जो है, लेट मी रीड इट फॉर यू। अ गैल्वेनोमीटर हैविंग 30 डिविजन्स हैज अ करंट सेंसिटिविटी ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर पर डिविजन. It has a resistance of 25 ohm. You have to tell how will you convert it into an ammeter of range 0 to 1 ampere, and the second is how will you convert this ammeter into a voltmeter of range 0 to 1 volt. So 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है। ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने 5 मार्क्स के अंदर भी, जहाँ पे ए पार्ट में आपको कोई डेरिवेशन दी गई है एंड बी पार्ट में आपको जो है उसका एक्सटेंडेड न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ठीक है। तो इसलिए ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब बोर्ड्स के अंदर जो आपकी ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, उसकी जो है वेटेज बढ़ चुकी है। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी ये सोच के मत जाना कि डेरिवेशंस कर ली हैं तो बहुत अच्छा हो गया हमारा, बहुत अच्छा जाएगा पेपर। नहीं। न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स, जितने आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे उतना आपका 100 आउट ऑफ 100 लाने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ने वाली है। ठीक है। दैट इज वाई दिस रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड मैं इतना रिकमेंड करती हूँ कि इस रिविजन को आप फॉलो करो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आई होप सबने जो है वो वीडियो को पॉज कर लिया हो और आ गए हो इस क्वेश्चन को ट्राई कर कर। Okay, so let's start. We know that if I want to convert a galvanometer into an ammeter, we have to connect a shunt resistance, and shunt resistance is always connected in parallel with the galvanometer. So we know that the full scale deflection current, I hope सबको ये फॉर्मूला जो है वो याद हो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। The full scale deflection current IG is equals to S divided by S plus G multiplied by the current, which is the range of the ammeter, which I want to construct, जो मुझे कंस्ट्रक्ट करनी है। अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कैसे निकालेंगे हम लोग? हमारे पास 30 डिविजन है और हर डिविजन जो है वो कितने करंट बता रही है मुझे? 20 माइक्रो एम्पियर. So if I convert this and in ampere, I will get, so माइक्रो को कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁻⁶ से। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट आई जी एज 6 × 10⁻⁴ एम्पियर। तो ये हमारा जो है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। हमें शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, दैट इज कैपिटल एस निकालना है हमें। व्हाट इज द शंट रेजिस्टेंस? अब वो हम कैसे निकालेंगे? 6 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू शंट, विच आई हैव टू फाइंड, divided by S plus G. G is the resistance of the galvanometer and this is given to us 25 ohms. So let's put this, and the range of ammeter which I want to make is 1. So from here we have to find the value of S. So S plus 25 multiplied by 6 × 10⁻⁴ is equal to S. And when I'll solve this equation, जब हम S को यहाँ से अलग करके इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, you will get the value of S. आपको जो है वो वैल्यू मिलेगी S की, that will be
equal to 0.01150. This is the answer that you have to give, that if I want to convert the galvanometer into an emitter of range 1 ampere, 0 to 1 ampere, so I have to connect the shunt resistance, जिसकी resistance कितनी है 0.01150 ohm. So this is the first part of this question. सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन का, उसके अंदर आपसे पूछा गया है कि आप इस एमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इस एमीटर की नेट रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। मुझे पता है दो रेजिस्टेंसेस एस और जी आपस में क्या है, पैरेलल में है, शंट रेजिस्टेंस लगाया था हमने। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, लेट्स जस्ट पुट द वैल्यूज, एक बार वैल्यूज पुट करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू 0.0150 ओम। इसी के अराउंड जो है आपकी वैल्यू आ जाएगी एमीटर की। और अगर मुझे इस एमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आर नॉट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो हमने सीरीज में लगाया है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाना पड़ेगा इसके, और वो जो रेजिस्टेंस हमने सीरीज में लगाया है उसकी वोल्ट, उसके रेजिस्टेंस को हम आर नॉट बोल लेते हैं। तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज V इज इक्वल टू आई जी। आई होप सबको अपने फॉर्मूलाज जो है वो याद हो, नहीं याद तो इसका मतलब दिस इज एन इंडिकेशन दैट आपको इस टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत है एक बार फिर से। यहाँ पे V इज द रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर विच इज गिवन टू अस 1 वोल्ट। आई जी हमारे पास कितना है, 1 है। एंड यू हैव 0.0150 प्लस आर नॉट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहां से हम अगर आर नॉट की वैल्यू निकालेंगे, द वैल्यू विल कम आउट इक्वल टू 0.985। तो इतने रेजिस्टेंस जो हमने एमीटर बनाया था उसके साथ सीरीज में लगाना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए परफेक्ट पैटर्न में बैठता है। दे विल गिव यू अ 2 मार्क्स डेरिवेशन, सिंपल शॉर्ट डेरिवेशन एंड 3 मार्क्स न्यूमेरिकल, और इट कैन बी a 2 marks numerical and a 3 mark derivation, and the derivation will be how do you convert a galvanometer to a meter, which is followed by a question। तो पहले एक डेरिवेशन दे देंगे और फिर उसके बाद फॉलोड, इसके फॉलोइंग में एक न्यूमेरिकल दे देंगे, और ये पूरा एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इजीली बन सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसको मैं जो है वो क्या कर रही हूँ, रिवाइज करवा रही हूँ, एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन बता रही हूँ। अगर आपको नहीं याद है ये टॉपिक, तो इसका मतलब यू हैव टू गिव टाइम टू दिस टॉपिक, ठीक है। आपको एक बार दोबारा से जो है वो इस टॉपिक को गो थ्रू करना है। चलो, without wasting any time, let's move to question number 2. This is from the capacitance topic. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको आपने चार्ज करा है बाय बैटरी, एंड आफ्टर सम टाइम द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। तो आपने कुछ टाइम के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है और एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया है जिसकी थिकनेस प्लेट सेपरेशन के इक्वल ही है। आपको बताना है कि कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगी, उस कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगी, एंड द एनर्जी स्टोर। तो 1 1 मार्क फॉर ईच पार्ट्स, ठीक है। तीनों पार्ट्स के 1 1 मार्क्स का आंसर आपके पास, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनता है। अब अगेन पॉज करेंगे, वीडियो को ट्राई करेंगे खुद से, और उसके बाद सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे कि सीधा सॉल्यूशन पर आ गए। ओके, तो एक बारी जल्दी से इसको ट्राई कर लेंगे। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब ट्राई करते हैं इसको हम लोग। अगर हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पहले चार्ज करा एक बैटरी से, और हमने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो डिस्कनेक्ट करने के बाद हमें पता है कि अब उसका जो चार्ज है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो हमें पता है दैट द चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। जो चार्ज है दैट इज रिमेनिंग कांस्टेंट। एंड कैपेसिटेंस अगर हम लोग देखें, अगर फर्स्ट पार्ट हम देखें कैपेसिटेंस, तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। बट जो नई कैपेसिटेंस है दैट विल बी के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, दैट इज द कैपेसिटेंस विल गेट मल्टीप्लाइड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स, है ना। कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है, कितने टाइम्स बढ़ जाती है, जितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आपने जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसके अंदर डाला है।
अब सेकेंड पार्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कैसे चेंज होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम सबको पता है V बाई डी है। डी तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो जैसे V चेंज होगा उसी तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। V हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे चेंज हो रहा है। तो हमें पता है Q इज इक्वल टू C इंटू V है। तो V किसके इक्वल होता है हमारे पास, Q बाई C। अब जो नया पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है, चार्ज तो सेम रहेगा बट कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, K टाइम्स द पुरानी वाली कैपेसिटेंस और द इनिशियल कैपेसिटेंस। तो जो V है वो पुराने वाले पोटेंशियल का 1/K हो जाएगा। तो अगर मैं नई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे V की जगह V बाई K सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, जो पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय K के इक्वल होगी। राइट, यहाँ पे D लिख दिया है। it will be equal to E by K. That means जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स वो क्या हो रही है, इट इज डिक्रीजिंग बाय अ फैक्टर ऑफ 1/K. So this is the second part. The third part is how will the energy stored in the capacitor be affected. जो एनर्जी stored है कैपेसिटर में वो कैसे इफेक्ट होगी। तो हमें पता है कि जो एनर्जी stored है वो क्या है, 1/2 Q स्क्वायर बाई सी। बट वी नो द चार्ज इज कांस्टेंट, तो सिर्फ क्या चेंज होगा, कैपेसिटेंस चेंज होगी। व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस, द न्यू कैपेसिटेंस हमने निकाली थी इस K टाइम्स C। तो इसका मतलब हमारे पास दिस बिकम्स U बाई के, दैट इज पुरानी पोटेंशियल एनर्जी, जो पुरानी एनर्जी है उसका डिवाइडेड बाई K। तो पोटेंशियल एनर्जी भी जो है वो डिक्रीज हो रही है, कितने फैक्टर से डिक्रीज हो रही है, के फैक्टर से डिक्रीज हो रही है। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में। आई होप सबका जो है वो आंसर खुद से निकला हो। अगर नहीं निकला था तो कोई बात नहीं, रिवाइज द कॉन्सेप्ट। ये जो वीडियोज हैं दिस आर जस्ट टू टेल यू व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, ठीक है। इसलिए हम लोग जो है इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स इतने सारे एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। वन मोर थिंग, ऐसे दो कॉन्सेप्ट्स थे, एक जिसके अंदर आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया एंड उसके बाद आप चेंजेस देख रहे हो, एक था जिसके अंदर आपने बैटरी को कनेक्टेड रखा था और उसके बाद आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट करा था। तो दोनों केसेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट, तो प्लीज टेक केयर कि आप दोनों केसेस को अच्छे से रिवाइज करो। और अगर आपको नहीं क्लियर है, कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन कि मैम प्लीज ये वाला टॉपिक एक बार अच्छे से कवर कर दो, इसमें हल्का सा कहीं पे डाउट है। फाइन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके बोर्ड्स के, इस बारी बोर्ड्स के एग्जाम के लिए। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी। अब आपको दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम न्यूक्लियाई, डायरेक्टली 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है बट फिर भी बच्चे जो है वो क्या करते हैं, बहुत मिस्टेक्स करते हैं। क्यों मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस नहीं है। कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस नहीं है तो इस वजह से कहीं पर भी कैलकुलेशंस में ना तो स्पीड होती है, ना प्रिसिजन होता है, ना एक्यूरेसी होती है। और इस क्वेश्चन में वहां पे ही आपका नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस ही चेक हो रही हैं। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी, पूरे न्यूक्लियाई के अंदर दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है जिसके अंदर आप यूज करते हो R इज इक्वल टू R0 A रेज टू पावर 1/3, एक इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आता है। सेकेंड टॉपिक आता है बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी हम सबको पता है कैसे निकालते हैं हम लोग, Z टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z टाइम्स द मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस द मास ऑफ न्यूक्लियस। और ये सारे मास अगर आप AMU में पुट करोगे तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 931.5 टू गेट द आंसर इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो यही फॉर्मूला है आप सबके पास। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको 17 क्लोरीन 35 दिया है, यानी Z जो है वो क्लोरीन का 17 है और A जो है वो है 35। इसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं, Z में डालेंगे 17। मास ऑफ प्रोटॉन इज गिवन टू यू। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे A की तो बात है, इसको हम लोग क्या करते हैं, राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं, बट नो,
वेन एवर यू आर डूइंग दिस क्वेश्चन, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करते हो, हमेशा पूरे मास की फिगर को आपको पिक करना है, ठीक है? क्योंकि एक भी डेसिमल अगर आप कम करोगे उसके अंदर, आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। आप ये सोचोगे कि मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहा हूँ, बट एक्चुअली में आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, ठीक है? अब a माइनस जेड क्या हो जाएगा हमारे पास? a माइनस जेड इज 35 माइनस 17 विच इज 18, right? So you have 18 multiplied by the mass of neutron, which is 1.008665, and you have the mass of nucleus. अब आपको mass of nucleus यानी कि क्या पूछा है? अब m न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस का एक्चुअल मास कितना है? 34.98 एमयू सॉरी, 34। ऑलवेज टेक केयर कि जो हम फिगर लिख रहे हैं वो बहुत केयरफुली नोट डाउन करें, क्योंकि बहुत चांसेस हैं इसके अंदर मिस्टेक होने की। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी एग्जाम में पेपर से फिगर को नोट डाउन कर रहे हो, एक बार रीचेक करो कि क्या मैंने फिगर ठीक नोट करी है या कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं करी उसमें। फाइन। तो अब इसको आपको कैलकुलेट करना है। वेरी केयरफुली यू हैव टू डू द कैलकुलेशंस, बहुत ध्यान से करेंगे कैलकुलेशंस। और कोई भी ये नहीं सोचेगा कि हम कैलकुलेटर यूज कर लें, ठीक है? अगर आप यहाँ पर अभी कैलकुलेटर यूज करोगे, एग्जाम में आपको कैलकुलेटर तो नहीं मिलेगा, तो वहां पर फिर क्या होगा? वहां पर आपके बिल्कुल चांसेस हैं कि आप बहुत मिस्टेक करो कैलकुलेशंस में, क्योंकि आपको हैबिट ही नहीं होगी कैलकुलेशंस करने की। तो जब आप 17 को इस टर्म को पहले मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर। चेक करते हुए जाएंगे सब कि क्या हमारा कैलकुलेशन मैच हो रही है या नहीं मैच हो रही है। जब आप सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द वैल्यू एज 18.15597। अब सारे सोच रहे होंगे कि हमें कितना एक्यूरेटली सॉल्व करना पड़ेगा इन कैलकुलेशंस को, क्योंकि अगर आप पहले स्टेप में ही मिस्टेक कर दोगे तो आपका आगे का पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। फाइन। तो जल्दी से जब आप इसको सॉल्व करोगे ब्रैकेट को, यू हैव टू ऐड दीज टर्म्स। और मैं एक एक स्टेप अलग से सॉल्व करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कैलकुलेशन मिस्टेक जो है वो किस स्टेप में करी है। जब आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करोगे, द वैल्यू शुड कम आउट दिस। इसमें से आपको 34.98 को माइनस करना है, एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 931.5। तो जब आप इसमें से माइनस करोगे 34.98 को, you'll get the answer 0.299679। एंड जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 931.5 से, you'll get the answer 279.15 MeV. So this is the binding energy for this nucleus. अब बहुत बारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है? यहाँ तो आपसे सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी पूछी है, कभी कभी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछते हैं, तो वहां पे आपने जो बाइंडिंग एनर्जी निकाली होगी एमईवी में, उसको आपको ए नंबर से डिवाइड करना है। तो अगर मैं इसको 35 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि क्या पूछा है, बाइंडिंग एनर्जी पूछी है या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पूछा है, क्योंकि बहुत बारी होता है कि ये पूछते हैं और बच्चे जो है वो यहाँ पर आंसर को छोड़ देते हैं, ठीक है? तो ये वाली सिली मिस्टेक जो है वो बिल्कुल नहीं करेंगे। आई होप सबका जो है ये थर्ड क्वेश्चन हुआ हो। अगेन कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैट्स। दो स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं ए बी एंड सी डी, जो एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पे पड़े हैं in an electric field which is pointing along the x-axis. You have to find the dipole moment of the arrangement and the magnitude and direction of the torque acting on it. Fine. सो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस पे, आपको इस पूरे अरेंजमेंट का डाइपोल मोमेंट निकालना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है। एक बार खुद से ट्राई करेंगे, पॉज करेंगे वीडियो, ट्राई करेंगे, देखेंगे क्या हम इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यू हैव टू यूज दिस डायग्राम फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इसके अंदर डायग्राम भी है क्वेश्चन में, ठीक है?
ये डायग्राम आपको दिया गया है और आपको जो है वो क्या फाइंड करना है, इस डायग्राम को देखकर आपको फाइंड करना है व्हाट विल बी द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। सो द फर्स्ट पार्ट इज रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हमें फाइंड करना है। तो जैसे आप दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हो, बिल्कुल सेम तरीके से आपको जो है वो इसका भी रिजल्टेंट निकालना है। तो अब हमें पता है दोनों डाइपोल मोमेंट्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो हम लोग क्या लेंगे, p² + p² + 2p² एंड द एंगल बिटवीन दीज टू इज 120 डिग्री, राइट। तो अब हमें पता है कि cos 120 डिग्री होता है -1/2। सो यू हैव 2p² + 2p² एंड यू हैव अ -½ तो √p² आ गया हमारे पास, यानी कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हमारे पास कितना आ रहा है, p ही आ रहा है। एंड सिंस आई नो कि ये दोनों डाइपोल मोमेंट्स जो है वो बराबर है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो इसके सेंटर से पास होगा, लाइक द डायगोनल। सो दिस इज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट लाइक दिस, राइट, विच इज मेकिंग 60 डिग्री एंगल फ्रॉम हियर। और हमें पता है कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल हमारे पास कितना होने वाला है, 30 डिग्री। तो यानी कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हमारे पास है 30 डिग्री। इसको हम लोग यूज करेंगे टॉर्क निकालने के लिए। हमें पता है टॉर्क इज गिवन बाय पीई साइन थीटा, जहां पे हम लोग रिजल्टेंट मोमेंटम रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट को यूज करेंगे। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट P है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास E है, लेकिन अब हम लोग एंगल में यूज करेंगे साइन 30 डिग्री। सो PE/2 is the torque and the direction. How will I write the direction? I will simply write the direction of torque is perpendicular to both P as well as E. तो जो आपका डाइपोल मोमेंट है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है, दैट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के से जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमारा टॉर्क जो है वो होगा। सो अगेन अच्छा क्वेश्चन है ये, डेफिनेटली जो है आपको आना चाहिए, ठीक है। आई होप सबको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया हो, अगर नहीं था समझ, नहीं आया हुआ था समझ। एंड ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज, आपके पास दो सेल्स हैं जिनकी ईएमएफ है 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ohm and 2 ohm and they are connected in parallel to pass a current in the same direction through an external resistance of 5 ohm। सबसे पहले आपको ए पार्ट इज आपको सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना है। सेकेंड पार्ट इज यूज द किरचॉफ्स लॉ, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टर, ठीक है। तो काफी लेंथी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं सर्किट डायग्राम। तो हमें दो सेल्स दे रखे हैं 1.5 वोल्ट ईएमएफ के। ओके, सो 1.5 वोल्ट ईएमएफ जिसका पास रेजिस्टेंस है 1 ओम एंड 2 ओम is the internal resistance of 2 volt, like this, and they are connected in parallel to pass a current in the same direction through an external resistance of 5 ohm। फाइन, तो हमारे पास क्या है, एक 5 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस सर्किट के अंदर। तो हमारे पास जो 5 ओम का रेजिस्टर है वो कुछ इस तरीके से यहाँ लगा हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम जो आपको ड्रॉ करना था, ए पार्ट। नाउ द बी पार्ट इज आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है किरचॉफ्स लॉस को यूज कर कर, एंड आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द करंट थ्रू द ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। मतलब ये अगर आपकी ब्रांच 1 है, ये ब्रांच 2 है और ये ब्रांच 3 है, तो आपको तीनों ब्रांच के अंदर जो है वो करंट जो है वो फाइंड करना है। सो वेरी सिंपल, उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे करंट्स की डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर द करंट इफ आई से इज कैपिटल आई, ये करंट जो है वो दो ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सपोज दिस ब्रांच हैज करंट I1, देन दिस ब्रांच विल हैव करंट I-I1। ये करंट यहाँ घूम कर आ रहा है I-I1 और यहाँ से करंट I1 आ रहा है, दोनों ऐड होके करंट जो है वो बना रहे हैं कैपिटल A। तो यानी कि हमारा जो है वो केसीएल लॉ से, किरचॉफ्स करंट लॉ से हमने जो है वो सारे के सारे करंट्स को ड्रॉ कर दिया है हर ब्रांच में।
अब हमें क्या करना है, हमें करंट्स को फाइंड करना है। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, आई एंड आई वन, तो इसका मतलब हमें दो लूप्स को कंसिडर करना पड़ेगा। सो फर्स्ट आई एम टेकिंग दिस लूप, लूप नंबर वन। यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लूप पर चलना। हमें पता है लूप और करंट जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सो 5 ओम का रेजिस्टेंस जिसमें से करंट जा रहा है आई माइनस आई वन, एंड देन अगर आप लूप पे जाएंगे, इफ आई यूज द लेजर यू विल सी दैट हम लोग यहां से जा रहे हैं इस तरीके से, इस यहां पर। तो सबसे पहले हमें 5 ओम का रेजिस्टेंस मिलता है, फिर हमें 2 ओम का रेजिस्टेंस मिलता है जिसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। सो यू विल गेट, ओके लेट मी यूज द वाइट मार्कर, क्योंकि रेड की विजिबिलिटी कम होती है। ओके, so yes, so you have 5 I minus I1, and then you have plus 2I minus 2 volt is equal to 0। हम जहां पर भी लूप जिस साइड से बैटरी में एंटर करता है उसको लेते हैं हम लोग बैटरी का साइन, बैटरी में जो पोटेंशियल है उसका साइन, सो -2। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, so you will have 7I minus 5I1 is equals to 2. This is the equation number 1. Similarly, if I apply the Kirchhoff's law in the loop 2, so I am taking the loop 2 as this loop. If I take this loop, I will see that, okay, I am starting the loop from here, okay, and I am moving in this direction now. So if I do this, the first thing that I'll meet is the battery. So +2, then you have -2I, then you'll have -1I1 minus 1.5 is equals to 0. So 2 minus 1.5 is 0.5, minus 2I minus I1 is equals to 0. So that is 2I plus I1 is equals to 0.5. Now I have to solve this problem. So over here I have 5I1. So let's multiply this equation by 5. I'll get 10I plus 5I1, and 5 into 0.5 is 2.5. इस इक्वेशन को हम डायरेक्टली यहाँ लिख लेते हैं, एंड सिंपली क्या करना है, हमें दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। सो यू विल गेट 17I इज इक्वल्स टू 4.5। तो I जो है आपके पास वो आ जाएगा 4.5 बाई 17 एम्पियर। इसको अगर मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगी या दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मुझे I1 मिल जाएगा इजीली। तो वहां से हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, I1 को फाइंड कर सकते हैं। एंड थर्ड ब्रांच में जो हमारा करंट है दैट विल बी I माइनस I1, ठीक है। तो वो हमारे पास जो है वो I माइनस I1 आएगा। सो दिस इज अ स्मॉल प्रॉब्लम जो आप फाइंड कर सकते हो इजीली, ठीक है। आप I फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे इस I की वैल्यू डालोगे तो आपको I1 मिल जाएगा 0.5 माइनस 2I। अगर आप यहाँ पे I की वैल्यू डाल देंगे सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I1। I1 आ गया तो आप I माइनस I1 इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। द सी पार्ट, ओके, सो बी पार्ट में एक क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टर। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टर दैट विल बी ओम्स लॉ, करंट इनटू रेजिस्टेंस, और 5 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है, I माइनस I1। तो जो आपने I माइनस I1 फाइंड करा होगा करंट, जब आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। सो आई एम लीविंग द कैलकुलेशंस ऑन यू, बिकॉज अगर मैं आपको सारी कैलकुलेशन प्रोवाइड करोगे तो आप डायरेक्टली लिख लोगे उसको, ठीक है। सो द कैलकुलेशंस आर ऑन यू। मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। अगर अभी भी आपको किरचॉफ्स लॉज में कोई दिक्कत है तो आप इसको कंप्लीटली एक बारी दोबारा से समझ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस बारी के बोर्ड एग्जाम, इस बारी क्या हर बारी के बोर्ड एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का किरचॉफ लॉस, जिसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है।
ओके। सो हम हर बारी जो है वो क्या करते हैं, एक डेरिवेशन क्वेश्चन लेते हैं होमवर्क में रिवीजन के लिए। सो इस बारी जो डेरिवेशन है दैट इज फ्रॉम योर मैग्नेटिज्म पोर्शन, इट इज बायट-सावर्ट्स लॉ। आपको बायट-सावर्ट्स लॉ को यूज करना है, एक्सप्रेस स्टेट करना है वेक्टर फॉर्म में, उसको यूज करना है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट डिस्टेंस b फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसके अंदर पहले एक डेरिवेशन है एंड फॉलोड बाय दैट यू हैव अ स्मॉल कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, एंड दैट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम इज find the ratio of the magnitudes of the magnetic field at the center and at an axial point for which d is equal to a by root 3। तो आपके पास स्टार्टिंग में 4 मार्क्स की एक डेरिवेशन है, पहले स्टेट करोगे, डिराइव करोगे, एंड फिर 1 मार्क्स की आपके पास न्यूमेरिकल है इसके अंदर। तो इस तरीके के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आते हैं, डायरेक्टली डेरिवेशंस जो है वो नहीं आती हैं, ठीक है। तो इसीलिए आई एम सेइंग कि इस डेरिवेशन को आप डेफिनेटली लर्न कर लो, और ऐसे क्वेश्चंस को जितना प्रैक्टिस हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द रिविजन। यहाँ पर हमारी जो है वो रिविजन कंप्लीट हो गई है इस दिन की। अगर आपको आज की रिविजन अच्छी लगी हो, ठीक है, तो ऐसे ही रिविजन को फॉलो करते रहो, ठीक है। एंड जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सकता है उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, दैट विल बेनिफिट यू, ठीक है। सो ओके, इफ यू लाइक द वीडियो लाइक कर देना, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस रिविजन tomorrow. So bye bye guys. If you have any views, you can comment in the comment section. And अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, and share this video with all your friends. Okay, bye bye.